हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मैटर रेमेडी का सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमोनियम ब्रोमेटम, जिसको अमोनियम ब्रोम भी कहते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम इसकी सारी डिटेल पढ़ने वाले हैं। क्या इसके की यूजेस हैं, क्या मेंटल सिम्टम्स हैं, क्या फिजिकल सिम्टम्स हैं और क्या इसकी मोडेलिटीज़ रहने वाली हैं, और पेशेंट आपको क्या बात क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको बताएगा आकर, जिससे आपको पता लगेगा कि ये एक अमोनियम ब्रोमेटम का पेशेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके की यूजेस से और जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज इसका कहाँ पर आता है। उसके बाद इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलेंगे। तो की यूजेस में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है इसका कफ। तो कफ में क्या कंडीशन रहेगी उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। की इस केस में जो कफ रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कफ रहेगी, यानी कि अचानक से कफ होगी, खांसी आएगी और वो कैसी रहेगी, दम घोटने वाली टिकलिंग सेंसेशन रहेगी। उसमें ऐसा रहेगा जैसे कि एक आम लैंग्वेज में पेशेंट बताएगा आपको कि मुझे धसका छूट जाता है, यानी कि मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो एकदम से खांसी उठती है, उसमें धसका लग जाता है। धसके का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो इतनी जल्दी ना रुकने वाला, जिसमें एकदम घुट जाता है, सफोकेशन फीलिंग आ जाती है खांसते खांसते, पर खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो ऐसी कफ आपको इसमें देखने को मिलने वाली है फ्रेंड्स, जिसमें गर्म चीज़ से आराम मिलेगा बट ठंडी हवा से उसको और ज़्यादा एग्रेवेशन हो जाता है। तो ऐसी कफ देखने को मिलेगी आपको अमोनियम ब्रोमेटम में। सेकंड पॉइंट में बात की गई है एपिलेप्सी। अब एपिलेप्सी क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं। तो एपिलेप्सी में हमारे जो भी ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं उनमें डिसऑर्डर आ जाता है फ्रेंड्स। वो या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि बहुत तेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हो जाए, कुछ ही सेकंड में ऐसा होता है, या फिर वो अपना डिसऑर्डर, यानी कि जो उनका ऑर्डर है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। उसके कारण पेशेंट के पूरे बिहेवियर में चेंज आ जाता है, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटीज़ में चेंज आ जाता है। उसके कारण उसका बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो अनकॉन्शियस तक हो जाता है और उसको या तो ट्रेमलिंग होने लगेगी बॉडी में, या फिर वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, या फिर उसके पार्ट में एकदम से खिंचाव आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन एपिलेप्सी में आपको देखने वाली है। तो एपिलेप्सी का बेसिकल मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, कि आपके जो न्यूरॉन्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं उसमें डिसऑर्डर आ जाना, उसके कारण जो हमारा बॉडी का बिहेवियर है उसमें भी डिसऑर्डर आ जाता है। अब थर्ड पॉइंट में बात की गई है न्यूरलजिकल हेडेक। तो न्यूरलजिक हेडेक होता क्या है फ्रेंड्स, न्यूरलजिक हेडेक वो हेडेक है जो हमारे हेड के बेस से स्टार्ट होता है, यानी कि ओसिपिटल रीजन से स्टार्ट होकर और हमारे ईयर के आसपास से चलकर आइस तक में पहुंचता है, उसी को न्यूरलजिक हेडेक रहते हैं। उसमें कंडीशन क्या रहेगी, उसमें ऐसा रहेगा जैसे कोई कुछ चुभा रहा है, थ्रोबिंग, स्टैबिंग, बर्निंग, स्टिचिंग सेंसेशंस उसमें रहती हैं फ्रेंड्स, और एक शॉक लाइक पेन उसमें लगता है, यानी कि जैसे पीछे से कोई शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है और वो हमारे टेम्पल्स रीजन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसा महसूस होगा न्यूरलजिक हेडेक। इसको हम क्लियरली समझेंगे जब हम रेमेडी प्रोफाइल में जाएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद बात की गई है ओवरियन प्रॉब्लम्स की। तो फ्रेंड्स, वुमेन के लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। उसमें क्या रहेगा, आपको हार्ड स्वेलिंग, पेनफुल फीलिंग रहेगी, खासकर लेफ्ट ओवरी। तो लेफ्ट ओवरी के लिए रेमेडी ये ज़्यादा काम आती है फ्रेंड्स। अंत में बात की गई है सोर आइज। तो आंखों में दुखन रहती है इस पेशेंट को। सबसे बड़ा सिम्टम ये है आंखों का दोस्तों, कि उसको लगता है कि मेरी आंख में कोई रेत के कण हैं, इस प्रकार से उसको हमेशा महसूस देगा। और शाम जैसे जैसे शाम होगी उसको ब्लरनेस आने लगेगी आंखों में, यानी कि धुंधला नज़र आने लगेगा। तो आइज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसके रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये रेमेडी इतने इजी से समझा दूंगा कि आपको अब दोबारा से मैटर रेमेडी का पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके सामने पेशेंट आते ही आपको केस टेकिंग जब आप करेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि आप अमोनियम ब्रोमेटम के पेशेंट को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके रेमेडी प्रोफाइल पर। ये आ गए हैं फ्रेंड्स हम इसके रेमेडी प्रोफाइल पर। तो चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। पीपल हु रिस्पॉन्ड बेस्ट टू अमोनियम ब्रोमेटम टेंड्स टू बी टिमिड एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो नेचर कैसे रहने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शाई एंड नर्वस नेचर का रहने वाला है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होगी फ्रेंड्स। और ऐसा होगा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि जो उसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, तो उसको एक अंदर ही अंदर नर्वसनेस पहले से ही रहती है कि मेरे ब्रेन में कुछ अलग ही चल रहा है। तो ऐसा उसको रहता है, इसके कारण उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, वो नया काम भी इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं कर पाता है फ्रेंड्स। तो नेचर कैसा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा शाई नेचर का, बहुत जल्दी नर्वस हो जाएगा, जरा सी बात से घबरा जाता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दे फियर फेलियर एंड क्रिटिसिज्म।
उनको हमेशा फेल होने का और क्रिटिसाइज़ होने का डर रहता है कि मेरे पर उंगली ना उठ जाए या मैं फेल ना हो जाऊं। तो वो नया काम कभी पकड़ना ही नहीं चाहते, वो वही काम करना चाहते हैं जो इजी है, जो वो पहले से ही कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि उन्हें डाउट है कि हमारा ब्रेन इतना एक्टिव है ही नहीं, यानी कि इतना पावरफुल, उसमें इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि हम कुछ नया काम समझ भी पाएंगे या कर भी पाएंगे। तो अगर मैं नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मुझ पर उंगली उठेगी, ऐसा उस पेशेंट को हमेशा लगता रहता है। इसलिए वो नया काम पकड़ता ही नहीं है, उसको डर रहता है फेलियर का। आगे बात की गई है एंड आर ऑफ्टन रिजेंटफुल टू अदर पीपल, और वो दूसरे आदमियों से हमेशा चिड़चिड़े प्रकार करेंगे, यानी कि उनसे थोड़ा सा फूकेंगे, जलेंगे और चिड़चिड़ापन उनके अंदर रहेगा। उसी मीनिंग को रिजेंटफुल भी कहते हैं फ्रेंड्स, कि उसको दूसरों के प्रति एक नफरत टाइप पैदा हो जाएगा, यानी कि वो अच्छा नहीं मानता दूसरों को। क्यों? क्योंकि उसे खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो दूसरे को देखकर चिढ़ता भी रहता है और उनको ऐसा लगता है कि ये कर लेगा बट मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए घृणा आ जाती है दूसरे के प्रति उसके मन में। नेक्स्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है फ्रेंड्स, उसको हमेशा पॉइंट को याद रखिए। दे हैव अ टेंडेंसी टू बाइट देयर नेल। बहुत कम रेमेडीज़ हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अमोनियम ब्रोमेटम का, कि वो अपने नखून चबाते हैं, और खासकर तब जब वो मेंटली थोड़ा सा परेशान होंगे, यानी कि जैसे ही उनके दिमाग पे तनाव आएगा वो अपने नखून चबाने स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी फिल्म्स भी ऐसे बनी हुई हैं जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि पेशेंट अपने नखून चबाने लगता है, और रियलिटी में भी आप ऐसे पेशेंट को देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट है इसका, यानी कि बहुत सारी रेमेडीज़ से ये पॉइंट इसको अलग कर देता है। बहुत कम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ऐसी कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में रेमेडी आती है कि फ्रेंड्स, अगर वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त पेशेंट है तो मैं ब्रेटा कार्ब की तरफ जाना चाहूँगा। परंतु हम कहीं ना कहीं अमोनियम ब्रोमेटम को इस केस में भूल जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। अमोनियम ब्रोमेटम इस सिम्टम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली रेमेडी है कि पेशेंट अपने नखून चबाता है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स उसके मेंटल लेवल की बात। अब बात करते हैं फिजिकल लेवल पे क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में जो बात की गई है, की सिम्टम्स लिंक्ड विद दिस रेमेडी इंक्लूड न्यूरल्जिक हेडेक, सोर आइज, ओवरियन प्रॉब्लम एंड एपिलेप्सी। तो ये इसके की सिम्टम्स हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस रेमेडी का काम है वो इन्हीं ऑर्गन्स पर है फ्रेंड। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बात की गई है उसको समझते हैं। सिम्टम्स में अपीयर कॉन्करेंटली और इंडिविजुअली, यानी कि सिम्टम्स बार बार भी आते रहेंगे और कभी कभार आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिम्टम, यानी कि एपिलेप्सी एक बार हो गई तो दोबारा नहीं होगी, वो बार बार भी होती रहेगी। यानी कि एपिलेप्सी कंडीशन लगातार भी देखने को मिल सकती है इस पेशेंट में। आई ठीक हो गया फिर दोबारा हो गई, आई ठीक हो गया फिर दोबारा हो गई, कुछ ही घंटे में कई बार उसको एपिलेप्सी का अटैक आ सकते हैं। तो ऐसा भी इसमें देखने को मिल सकता है, इसी पॉइंट में ये बात की गई है। आगे बात की गई है द कंस्ट्रक्टिव हेड पेन आर लाइक अ बैंड अबव द ईयर। तो उसको सर का दर्द कैसा रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। उसको ऐसा रहेगा कि मेरे कान के ऊपर एक बैंड बंधा हुआ है चारों तरफ। तो ये हेड पेन में बहुत बड़ा सिम्टम है फ्रेंड्स, कि हेड पेन कैसा रहेगा कि उसको कान के ऊपर एक बैंड बना हुआ महसूस होगा, कि एक बैंड बंधा हुआ है कान के ऊपर। और यही उसका वार्निंग साइन होता है फ्रेंड्स, कि उसको ऐसा, जैसे ही ऐसा महसूस होता है कि मेरे कान के ऊपर भारीपन आ गया है, ऐसा लग रहा है कि बैंड बंधा हुआ है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ होने वाला है उसमें, यानी कि एपिलेप्टिक फिट पड़ने वाले हैं, एपिलेप्टिक अटैक मेरे को आने वाला है। तो यही उसका वार्निंग साइन सेंसेशन भी उसको मिल जाती हैं पहले से ही। और वही लाइन को इन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्लियर किया है, ड्यूरिंग दी ऑरा द वार्निंग सेंसेशन प्रिसीडिंग एन एपिलेप्टिक फिट दैट मे बी फीलिंग ऑफ सफोकेशन एंड फेंटनेस अलोंग विद सिंगिंग एंड नीड टू वॉक अराउंड द रूम। अब जैसे ही उसको ऐसा महसूस होगा तो उसके लिए एक वार्निंग साइन होता है कि मुझे एपिलेप्टिक अटैक आने वाला है, और उसमें उसको फीलिंग होगा क्या, उसको एकदम सफोकेशन हो जाएगा, उसका दम घुट जाएगा, घबराहट होने लगेगा, उसके साथ साथ उसको फेंटनेस, ऐसे लगेगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। उस फीलिंग जैसी उसके अंदर आई तो उसको बचने के लिए उसके साथ साथ वो क्या करेगा, वो सैंगिंग का मतलब है फ्रेंड्स कि वो लंबे गहरे सांस भरने लगेगा। जैसे आप घबराहट में लंबे गहरे सांस भरने लगते हैं, ऐसे वो लंबे गहरे सांस भरने लगेगा और रूम में वो वॉक करना शुरू कर देगा। यानी कि उसको दिमाग में बेचैनी आ जाएगी तो वो बैठ नहीं पाता है, तो वो लगातार रूम में वॉक करेगा और लंबे गहरे सांस भरेगा कि जो कंडीशन उसको आने वाली है वो ना आए। तो उसके डर से वो ऐसा करने लग जाता है, और वो पहले से ही उसके माइंड में एक वार्निंग साइन आ जाता है। वो कैसे आएगा, एकदम से उसको जो सर में अपने कानों के ऊपर खासकर भारीपन लगेगा और ऐसा लगेगा कि बैंड है, उसके कारण ही उसको
ऐसा होने के बाद ही उसको एपिलेप्टिक अटैक आएगा। तो जैसे ही आप पूछेंगे पेशेंट से कि एपिलेप्सी से पहले या उसके बाद की कंडीशन बताइए, तो बाद की कंडीशन में भले ही वो भूल जाए क्योंकि वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो जाता है उस दौरान, बट पहले की कंडीशन में वो बताएगा कि मेरे सर पे भारीपन होता है। और भारीपन अगर आप पूछेंगे किस लोकेशन पे होता है तो वो बताएगा कानों के ऊपर मुझे हमेशा भारीपन रहता है इससे आने से पहले, और उसके साथ साथ मुझे दम घुटता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे अंदर जान नहीं बची, एक फेंटिंग सेंसेशन पैदा हो जाती है। और उससे बचने के लिए वो फिर पूरे लंबे गहरे सांस लेता है और रूम में आसपास घूमता रहेगा। तो ये सिम्टम है फ्रेंड्स एपिलेप्सी के अटैक के दौरान या उससे पहले की कंडीशन। तो इसको अपने ब्रेन में बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ऐसा पेशेंट बताने वाला है इस केस को लेकर, ऐसे पेशेंट बताता भी है फ्रेंड्स। एपिलेप्सी के हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं, कन्वल्जन्स एपिलेप्सी के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत दूर दूर से। तो ऐसे केसेस में मैंने खासकर ऐसी कंडीशंस देखी हैं और पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि एक तो पेशेंट उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शाई होता है, यानी कि किसी से बात भी नहीं करेगा, छुप छुप के रहेगा और नर्वसनेस रहेगी उसके अंदर, और उसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर फियर है फेलियर होने का, यानी कि कोई मुझ पर उंगली ना उठाए और मैं फेल ना हो जाऊँ, तो उसका उसके अंदर फियर रहता है। और उसके साथ साथ वो नाखून चबाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ ही उसको हेडेक कैसे रहने वाला, यानी कि सर पे भारीपन रहेगा कानों के ऊपर, और यही उसके लिए एक वार्निंग साइन होगा कि आपको एपिलेप्टिक अटैक आने वाला है। और उसमें अटैक में क्या रहेगा, उसको सफोकेशन रहेगा और फेंटिंग, यानी कि वो ऐसा लगेगा कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा, मैं फेंट हो जाऊंगा। उससे बचने के लिए उसको घबराहट भी होती है फ्रेंड्स उस दौरान, और उन सब से बचने के लिए वो लंबे गहरे सांस भरेगा और रूम में वॉक करने लगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या उसका फिजिकल सिम्टम्स उस टाइम आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके आइज के सिम्टम्स पर। तो आइज सिम्टम्स टिपिकली इंक्लूड सोर इरिटेटेड आई दैट फील एज इफ दे कंटेन सैंड। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको की यूजेज में बताया था, उसको आँख में कैसा लगता है कि मेरे आँख के अंदर रेत के कण भरे हुए हैं, ऐसा वो हमेशा बताएगा फ्रेंड्स। अगर अमोनियम ब्रोमेटम का पेशेंट है और आँख में वो कंडीशन ऐसी बताएगा ही बताएगा आपको कि मुझे ऐसा लगता है मेरे रेत के कण है मेरी आँख के। देयर मे बी म्यूकस बाथिंग द आइज, स्वेलन आइज एंड पॉसिबली अ पिटराइजियम। अब फ्रेंड्स इसके साथ साथ क्या हो रहा है, उसकी आंखों के अंदर म्यूकस, यानी कि उसकी आंखें भरी रहेंगी म्यूकस से कारण, और आंखें सूजी सूजी सी महसूस होंगी फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ उसको फ्रेंड्स पेटराइजियम क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। ये एक पंख जैसी शेप बन जाती है हमारे आंख के अंदर, जो कि हमारे कंजक्टिवा से लेकर कॉर्निया तक फैल जाती है। ट्रायंगुलर शेप भी बोल सकते हैं इसको, और एक पंख जैसी शेप बोल सकते हैं। उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, अ विंग शेप थिकनिंग ऑफ द कंजक्टिव। तो इसको इन्होंने बहुत छोटी लाइन में बताया है, बट आप अगर इसको सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिखेगा कि आंख के अंदर ऐसा लगता है कि एक पंख सा बन गया है जो कि हमारे कॉर्निया तक फैल रहा है, और उसमें रेडनेस रहेगी और वहाँ से थोड़ी सी आंख हमारी स्वेलन सी नजर आएगी, हल्की बहुत। तो ये कंडीशन भी इस पेशेंट में रह सकती है फ्रेंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इन द इवनिंग द आईज फील लार्ज विद कॉन्स्टेंटली ब्लर। तो शाम के समय उसको आंख जो है अपनी बड़ी नजर आएगी, उसके साथ साथ ब्लर विजन आ जाएगा, यानी कि धुंधलापन आ जाएगा शाम के। तो ये पॉइंट भी बहुत मुख्य पॉइंट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बहुत सारे इसमें बहुत ही यूनिक सिम्टम्स हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जैसे ही पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताना स्टार्ट करेगा आपको धीरे धीरे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ आएगा कि ये अमोनियम ब्रोमेटम का पेशेंट है। तो फ्रेंड्स हमने उसके मेंटल सिम्टम्स पढ़ लिए, फिजिकल सिम्टम्स पढ़ लिए, आइज के सिम्टम्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं कि वुमेन्स में क्या कंडीशन रहने वाली है इस केस में। तो सिम्टम्स में बी एसोसिएटेड विद ओवरीज, दे में इंक्लूड नैगिंग, न्यूरैल्जिकल पेन, ब्लीडिंग ऑफ द यूट्रस, हार्ड स्वेलिंग स्पेशली ऑफ द लेफ्ट ओवरी। तो लेफ्ट ओवरी में उसको ऐसा ज़्यादा महसूस होने वाला है। कैसा फ्रेंड्स की न्यूरैल्जिकल पेन रहेगा, यूट्रस में ब्लीडिंग रहेगी, और एक सख्त वो उसको यानी कि फीमेल आपको बताएगी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट साइड का एरिया मेरा हार्ड हो गया है और स्वेल हो गया है, यानी कि सूजन आ गई है। तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा इसका एक्शन है फ्रेंड्स। और उसमें भी क्या महसूस हो रहा है, न्यूरल्जिक पेन, एक दुखन सी रहेगी, यूट्रस में ब्लीडिंग रहेगी बहुत ज़्यादा, और हार्ड स्वेलिंग महसूस होगी उसको लेफ्ट साइड में ओवरीज की। एंड फ्रेंड्स नैगिंग वर्ड जो यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या बैठ रहा है, उसका मतलब बैठ रहा है कि बार बार उसको ऐसा महसूस होगा, वो भी लेफ्ट साइड। अगली नेक्स्ट लाइन में बात की गई है पॉसिबली इन कंजक्शन विद आइज इरिटेशन। तो ओवरीज प्रॉब्लम के साथ साथ उसको आइज में भी इरिटेशन रहेगी फ्रेंड्स। तो
दोनों केस एक साथ भी मिल सकते हैं और अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें केस टेकिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम केस टेकिंग नहीं करेंगे हम किसी रेमेडी की डीप में पहुंच ही नहीं सकते, यानी कि हम एक परफेक्ट रेमेडी निकाल ही नहीं सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए केस टेकिंग जरूर करिए। तो फ्रेंड्स हमने उसकी वुमेन की कंडीशन भी अब पता कर ली है। अब इसमें बताया गया है कि कफ के दौरान क्या कंडीशन रहने वाली है। तो अमोनियम ब्रोमेटम may also prescribed for tormenting, tickling, spasmodic cough such as whooping cough, or it may be given for strangling cough with mucus tends to occur in the morning। कैसी खांसी बताई गई है फ्रेंड्स? टॉर्मेंटिंग यानी कि धसके वाली खांसी। जैसे पेशेंट आपको बताया कि मुझे एक बार धसका उठ जाता है और उसके साथ साथ गले में टिकलिंग सेंसेशन होती है। और स्पैस्मोडिक कफ यानी कि खिंच जाता है गला भी खांसते खांसते, एक स्पैस्मोडिक सेंसेशन आती है सच एज वूफिंग कफ, उहू उहू ऐसी खांसी रहेगी और उसके साथ साथ लगातार रहेगी, यानी कि रुकने का नाम नहीं लेगी। उसके साथ साथ वो खांसी उठेगी कहाँ से? गले में एक टिकलिंग सेंसेशन होगी उसको थ्रोट में, वहाँ से वो लगातार खांसी उठती रहेगी। और इट मे गिवन फॉर दी स्ट्रैगलिंग कफ विद म्यूकस दैट स्टैंड टू अकर इन दी मॉर्निंग। और दम घोटने वाली, स्ट्रैंगलिंग कफ का मतलब है फ्रेंड्स कि दम घुट जाता है, ऐसी खांसी जिसे बार बार खांसते खांसते जैसे दम रुक सा जाता है, ऐसी खांसी रहेगी। उसके साथ साथ म्यूकस रहेगा और वो कब ज़्यादा रहेगी? मॉर्निंग में ज़्यादा रहेगी फ्रेंड्स। और कफ में भी इंसिस्टेंट एट नाइट, तो नाइट में ये कफ थोड़ी सी और बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। रात में खांसी और बढ़ जाएगी और सुबह सुबह को थोड़ा सा म्यूकस भी मिलेगा खांसी के साथ। खांसी कैसी रहेगी? दम घोटने वाली टॉर्मेंटिंग कफ रहेगी जिसमें धसका उठता है। तो ऐसी बहुत बुरी खांसी इसमें आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स इसमें कफ के सिम्टम्स भी हमने ले लिए, वुमेन्स के साथ क्या कंडीशन है उसके सिम्टम्स भी आ गए, आइज़ में क्या कंडीशन है उसके सिम्टम्स भी आ गए, और साथ में फिजिकल और मेंटल लेवल पे ये दवाई क्या इफेक्ट करती है उसके सिम्टम्स भी आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब अंत में बात करते हैं मोडेलिटीज़ की कि सिम्टम में आराम कब मिलता है और सिम्टम एग्रावेट कब होते हैं। तो फ्रेंड्स सिम्टम बेटर होते हैं फॉर वार्मथ, यानी कि गर्म से आराम मिलेगा, फॉर वार्म ड्रिंक, और अगर गर्म चीज़ पिएगा तब भी उसे आराम मिलता है। खांसी में भी, उसके पेन में भी, उसको जब ज़्यादा परेशान होता है तो वो चाय या कॉफ़ी पीना पसंद नहीं, गर्म चीज़ से उसको आराम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ चाय और कॉफ़ी से ही आराम मिलेगा, जो भी वो गर्म चीज़ पिएगा उसको आराम मिलेगा। एग्रावेशन कब होता है? सिम्टम वर्स होते हैं फॉर ओपन एयर, फॉर कोल्ड एयर, तो खुली हवा में और कोल्ड एयर में, ठंडी हवाओं में उसको एग्रावेशन हो जाता है फ्रेंड्स। गर्म चीज़ से और गर्म जगह से उसको आराम मिलता है। तो ऐसा ही मतलब ये मोडेलिटीज़ उसको पूरी अमोनियम ब्रोमेटम में मिलने वाली है, भले ही वो उसके ओवरीज पेन हो, भले ही वो उसकी कफ हो, या भले ही उसको हेडेक हो। तो तीनों कंडीशन में उसको गर्म चीज़ से आराम मिलेगा, यानी कि सर में भी वो अगर गर्म सेक देगा या गर्म कपड़ा बांध लेगा तो आराम मिलेगा, बट ठंडी हवा में जाते ही उसको सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही उसको ओवरीज में यानी कि लेफ्ट साइड को अगर वो गर्म सेक देगा तो उसको आराम मिलेगा, और खांसी में अगर गर्म चीज़ पिएगा तो उसको आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी अमोनियम ब्रोमेटम। आशा करता हूँ आप लोगों को रेमेडी आज समझ आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको अब भी कोई भी डाउट है, यानी कि छोटे से छोटा डाउट भी है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। एंड वीडियो कैसी लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।